हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज का 25वां पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आपको बताना है कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है। तो हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये ऐसी मोटिवेशन होती है जो कि हमें अंदर से आती है, मतलब कि ये आपकी आंतरिक मोटिवेशन होती है। और इस प्रकार की मोटिवेशन हमारे इंटरेस्ट, एंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन से अभिप्रेरित होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मोटिवेशन ड्रिवन बाय इंटरनल सेटिस्फेक्शन। तो आपको याद रखना है कि ऐसी मोटिवेशन जो कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन से प्रेरित होती है उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, मेमोरी। इसके अलावा जो सेल्फ अवेयरनेस है, सोशल स्किल्स है, एम्पैथी है, ये सभी आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के पार्ट हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मेमोरी। कि जो मेमोरी है वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोग्निटिव डिजोनेंस अकर्स व्हेन। तो आपको बताना है कि जो कोग्निटिव डिजोनेंस है वो कब होता है। तो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो कोग्निटिव डिजोनेंस है ये तब होता है जब कोई इंडिविजुअल दो कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ्स को होल्ड करता है या फिर जब उसके जो बिलीफ्स हैं वो उसके एक्शंस के साथ मैच नहीं करते हैं। तो इस समय के दौरान जो इंडिविजुअल जिस डिस्कम्फर्ट को वो एक्सपीरियंस करता है उसको हम कोग्निटिव डिजोनेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिलीव्स एंड एक्शंस। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमारे बिलीव्स हमारे एक्शंस के साथ मैच नहीं करते हैं तो उस समय के दौरान हम कोग्निटिव डिजोनेंस की स्टेट में होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल्फ एफिकेसी रेफर्स टू। तो आपको बताना है कि जो सेल्फ एफिकेसी है वो क्या होती है। तो इस पर हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट है वो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। और ये इंडिविजुअल का अपनी एबिलिटीज पर विश्वास है, बिलीफ है कि वो किसी स्पेसिफिक टास्क में सक्सीड होंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बिलीव इन वंस ओन एबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रक्षा तंत्र नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, मेडिटेशन। इसके अलावा जो रिप्रेशन है, प्रोजेक्शन है, रिग्रेशन है, ये सभी आपकी डिफेंस मैकेनिज्म है। यदि हम रिप्रेशन की बात करें तो रिप्रेशन का मतलब होता है टोटल फॉरगेटफुलनेस। मतलब कि यहाँ पर हम अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को, डिजायर्स को जानबूझकर हम उन्हें रिप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, ठीक है। और जो आपका प्रोजेक्शन है, यहाँ पर हम अपनी कमियों को, अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं। और जो आपका रिग्रेशन है, यहाँ पर हम अपने से छोटी एज की तरह एक्टिविटीज को शो करते हैं, जैसे कि क्राइंग हो गया या फिर बेड वेटिंग हो गया। तो आपको याद रखना है कि जो रिप्रेशन है यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को, डिजायर्स को दबा देते हैं। और जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर अपनी कमियों को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। और जो रिग्रेशन है यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने से छोटी एज की तरह एक्टिविटीज को करते हैं। इसी के साथ डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप हमारी डिफेंस मैकेनिज्म वाली वीडियो को देख सकते हैं। लिंक यहाँ ऊपर आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेक्निक्स यूज्ड इन कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इंक्लूड्स। तो आपको बताना है कि सीबीटी यानी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसमें शामिल है। तो जो आपका एक्सपोजर थेरेपी है इसका इस्तेमाल सीबीटी यानी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्सपोजर थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। यदि हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर हम डिजायर्ड रिस्पॉन्स को इंक्रीज करने के लिए किसी अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव करते हैं, ठीक है। सो द रिमूवल ऑफ एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज द डिजायर्ड रिस्पॉन्स इज नोन एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर जो आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है
वो है आपका ऑप्शन बी, रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस आफ्टर द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। यदि हम रीइंफोर्समेंट की थोड़ा डिटेल में बात करें तो रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि इससे जो आपका बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन होगा। और ये दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है वहां पर हम क्या करते हैं, किस चीज को ऐड करते हैं, जैसे कि आपका रिवॉर्ड हो गया, ठीक है। और जो आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, यहाँ पर हम अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव करते हैं ताकि जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़े, उसके बार बार होने की संभावना इंक्रीज हो। तो आपने याद रखना है कि जो रीइंफोर्समेंट है उससे क्या होता है, बिहेवियर की स्ट्रेंथनिंग होती है। मतलब कि किसी भी बिहेवियर के बार बार रिपीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इससे इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो आपको बताना है कि वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ब्रेन का जो हिस्सा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है वो है आपका सेरेबेलम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेरेबेलम। Next question is, which psychological theory emphasizes the role of unconscious mind? तो आपको बताना है कि वो कौन सी साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो अनकॉन्शियस माइंड की भूमिका पर एम्फसाइज करती है, उस पर जोर डालती है। तो हम जानते हैं कि जो साइकोएनालिटिकल थ्योरी है ये अनकॉन्शियस माइंड की भूमिका पर काफी ज्यादा एम्फसाइज करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, साइकोएनालिटिकल थ्योरी। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो साइकोएनालिटिकल थ्योरी है वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग स्पेसिफिक इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस। तो आपको बताना है कि वो कौन सा मेमोरी का टाइप है जिसमें स्पेसिफिक इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस को रिकॉल यानी याद करना शामिल है। तो जब भी बात होती है स्पेसिफिक इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस की, तो आपको याद रखना है कि ये चीजें आपके एपिसोडिक मेमोरी में होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एपिसोडिक मेमोरी। कि जो आपके स्पेसिफिक इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करना है, यह आपका एपिसोडिक मेमोरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन। तो आपको बताना है कि जो परसेप्शन का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो जो परसेप्शन का कॉन्सेप्ट है उसे मैक्स वर्दमेयर ने डेवलप किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वर्दमेयर। आपको याद रखना है कि जो मैक्स वर्दमेयर है इन्होंने परसेप्शन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। और इसी के साथ जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है इसके जनक भी मैक्स वर्दमेयर हैं। Next question is, a child having IQ less than 20 or 25 will be characterized as। तो आपको बताना है कि यदि कोई बच्चा जिसका IQ 20 या फिर 25 से कम है उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे। तो ऐसे बच्चे जिनका IQ 20 या फिर 25 से कम होता है वो आपके प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में आते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। इसी के साथ अब हम 4 लेवल्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन की बात भी कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका IQ 50-55 से 70 के बीच में रहता है वो आपके माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में आते हैं। और ऐसे बच्चे जिनका IQ 35-40 से लेकर 50-55 के बीच में रहता है वो आपके मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में आते हैं। और ऐसे बच्चे जिनका IQ 20-25 से लेकर 35 से 40 के बीच में होता है वो आपके सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में आते हैं। और ऐसे बच्चे जिनका IQ 20 या फिर 25 से कम होता है वो आपके प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में आते हैं। तो ये जो मेंटल रिटार्डेशन के लेवल्स हैं ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। Next question is, when children learns a concept and use it, practice helps in reducing error committed. This idea was given by। तो आपसे पूछा गया है कि जब बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को सीखता है फिर उसे यूज करता है तो जो प्रैक्टिस है वो उसे एरर को कम करने में हेल्प करती है। तो ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जो आइडिया है ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक है इन्होंने ट्रायल एंड एरर की बात की है, जहां पर इन्होंने बात की है कि जब हम बार बार किसी चीज को ट्राई करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे क्या होंगे, जो एरर है वो कम हो जाएंगे और फिर हम सही रिस्पॉन्स पर पहुंच जाएंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज वॉज एम्फोसाइज्ड बाय। तो आपको बताना है कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज इस बात पर किसने एम्फोसाइज किया है, जोर दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रूसो ने दी है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के आधार पर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के बेस पर यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। आपको याद रखना है कि हर एक बच्चा स्पेशल होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। Next question is what is the direction of meaning assumption in deductive reasoning। तो आपको बताना है कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है यहाँ पर मीनिंग की डायरेक्शन क्या रहती है। तो हमने पहले भी बात की है कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो आपकी जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि जनरल टू पर्टिकुलर चलती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। Next question is the intelligence quotient of a child is 150, that child will be called। तो आपको बताना है कि ऐसा बच्चा जिसका IQ 150 है उसको हम क्या कहेंगे। तो ऐसे बच्चे जिनका IQ 150 रहता है उनको हम जीनियस कहते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लैंड इज नोन एज मैस्टर ग्लैंड। तो आपको बताना है कि वो कौन सी ग्रंथि है जिसे कि हम मैस्टर ग्लैंड कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो मैस्टर ग्लैंड है वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। Next question is according to Freud which component of personality worked on pleasure principle। तो आपको बताना है कि फ्रॉइड के अनुसार वो पर्सनैलिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो हम जानते हैं कि जो इड है ये आपका प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इड। Next question is which of the following was most associated with the structuralist school of psychology। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से जुड़े हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से जुड़े हैं वो है आपका ऑप्शन सी, टिश्नर। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।